अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अमावस की रात से 2 दिन पहले तक हमारा ये अमल बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाना चाहिए और फिर अमावस की रात वाले दिन हमारा और उसका सामना होगा। या हम उस पर गालिब हो जाएंगे या फिर वो हमें ख़त्म कर देगा। सुर्ख आंखों वाले आदमी ने फिक्रमंदी से कहा, ऐसा तो हम कभी नहीं होने देंगे कि वो हम पर गालिब आ जाए। अब हम दोनों चलते हैं, कल मिलेंगे। स्याह लिबास वाले आदमी के ये कहते ही दूसरा स्याह लिबास वाला आदमी भी उस कमरे से चला गया। अब कमरे में सिर्फ सुर्ख आंखों वाला आदमी था जो दोबारा से कुछ पढ़ने में मशगूल हो गया। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने बंद आंखों से कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे उसे खुशी मिली हो। तो आ गए हो तुम, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। जाओ तुम भी अपना हिस्सा ले लो, वो सामने टेबल पर रखा है। उसने बंद आंखों से ही किसी को मुखातिब करते हुए कहा। उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। स्याह परिंदे ने तेज बरसती बारिश में उस हवेली नुमा मकान से उड़ान भरी और मशरिक की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद ही स्याह परिंदा पहाड़ों के ऊपर परवाज कर रहा था। वो एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। उस इलाके में दूर दूर तक फलकबोस पहाड़ थे जो सफ़ेद बर्फ से ढके हुए थे। चांद की रोशनी में वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ चांदनी की तरह चमक रहे थे। चांद उन पहाड़ों के ऊपर इस कदर नज़दीक लगता था कि हाथ बढ़ाकर उसे कोई भी छू सकता था। एक ऐसा दिलफरेब मंजर जिसे देखकर इंसान उसकी खूबसूरती में खो जाए। स्याह परिंदे का रुख अब उस वादी की तरफ था जो उन पहाड़ों के पीछे थी। वो एक निहायत ही खूबसूरत वादी थी जिसके चारों तरफ फलकबोस पहाड़ और उनके दरमियान ये सरसब्ज़ दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और फलों से सजी हुई वादी थी। स्याह परिंदा उस वादी में उतरकर एक स्याह साए में तब्दील हुआ। फिर वो बहुत ही हसीन इंसानी रूप में ज़ाहिर हो गया। वो इंसान धीरे धीरे चलता हुआ एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठे हुए शख्स की तरफ चल पड़ा जो हाथ में तस्बीह पकड़े आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मशगूल था। आओ जमील, कैसे हो? पत्थर पर बैठे हुए शख्स ने जमील के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, मैं ठीक हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये आपकी इबादत का वक्त था और मैंने दखल दिया, जमील ने कहा। कोई ज़रूरी बात ही है जो तुम इस वक्त यहाँ हो? मुझे उम्मीद है जो काम तुम्हें सौंपा है वो काम तुम ठीक तरह से अंजाम दे रहे हो। तुम जानते हो हमारा ताल्लुक जिन्नात के उस कबीले से है जो अल्लाह की इबादत करते और उसके हुक्म से उसकी मखलूक की मदद करते हैं। तस्बीह पढ़ते हुए उस शख्स ने कहा, जी बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। मैं मुसलसल उन लोगों की निगरानी कर रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान उन लोगों की तरफ ही है। बेफिक्र रहें, बहुत जल्द उनका खात्मा हो जाएगा, जमील ने कहा। वो बहुत ताकतवर शैतानी कुव्वतें हैं, उनके साथ मुकाबला काफ़ी सख्त है, मगर हमारे साथ हमारे अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह शामिल होगी। हर बार की तरह इस बार भी बातिल को शिकस्त होगी, उन्होंने कहा। इंशाअल्लाह बाबा, ऐसा ही होगा। अंधेरा कितना ही गहरा हो जाए, रोशनी हमेशा अंधेरे को मात दे देती है, और मेरे साथ आपकी दुआएं भी तो हैं, जमील ने कहा। तभी स्याह और सुर्ख परों वाला परिंदा भी वहां आ गया और देखते ही देखते उसने भी इंसानी रूप धार लिया। उसके सर पर सुर्ख पट्टी बंधी हुई थी। उसने दोनों को सलाम किया। आओ कहूत, तुम किधर थे? तुमको तो मैंने जमील के साथ रहने का कहा था, जमील के बाबा ने कहा।
جی میں جمیل کے ساتھ ہی تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں نا یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کہوت نے جمیل کی طرف دیکھ کر کہا، جمیل یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کام تم دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ بیٹا جن سے ہماری لڑائی ہے وہ کوئی عام مخلوق نہیں جن کو ہم آسانی سے زیر کر سکیں، احتیاط کرنی چاہیے، انہوں نے جمیل کو ڈانٹ کر کہا۔ اس بات پر جمیل نے نزدیک کھڑے کہوت کو غصے سے دیکھا اور غصے کے وقت اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح ہو گئی تھیں۔ جمیل غصہ نہیں کرو، کہوت صرف تمہارا ساتھی ہی نہیں تمہارا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس کو تمہاری فکر ہے، انہوں نے کہا۔ مجھے اجازت ہے بابا، کچھ کام ہے، جمیل ایک غصیلی نگاہ کہوت پر ڈال کر بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے، فی امان اللہ، انہوں نے کہا۔ اجازت ملتے ہی جمیل پھر سے سیاہ پرندے کے روپ میں آ گیا اور سامنے بنے پہاڑوں کی طرف اڑ گیا۔ میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی اجازت ہے کیا؟ کہوت نے جمیل کے جاتے ہی کہا۔ ہاں تم بھی جاؤ، مگر خیال رکھنا جمیل کو کبھی بھی کہیں بھی تنہا مت چھوڑنا، انہوں نے کہا۔ جی بالکل جیسا آپ کا حکم، کہوت نے سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اڑ گیا۔ وہ اب بھاگتے بھاگتے تھکنے لگی تھی، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس کے پیر پتھروں پر چلنے کی وجہ سے زخمی تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی دور سے اس کو پانی کا شور سنائی دیا، اس کو لگا جیسے اس کے بے جان جسم میں دوبارہ کسی نے روح پھونک دی ہو۔ زخموں سے چور وہ جلدی سے اس سمت بڑھنے لگی جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے بہتے پانی کے پاس پہنچی۔ وہ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ پانی پی کر اس نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا۔ جب ہی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والے پتھر پر وہی سیاہ پرندہ بیٹھا تھا جس سے ڈر کر وہ بھاگی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس سیاہ پرندے کو دیکھنے لگی، اس میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سیاہ پرندے کے پر آہستہ آہستہ آگ کی طرح دہکنے لگے تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، اب وہ سیاہ پرندہ ایک سیاہ سائے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اب پتھر کی طرح ساکن اس سیاہ پرندے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پرندہ اب سیاہ سائے سے ایک خوبصورت انسان کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ اس سیاہ پرندے کے یہ بدلتے ہوئے روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ رات ہونے والی تیز بارش کے بعد صبح کو سورج نکھر کر نکلا تھا۔ رات کے طوفان کے آثار صرف ٹوٹے ہوئے درختوں کے پتوں اور جگہ جگہ پانی کے جوڑ کی صورت نظر آ رہے تھے۔ آپ ہی اٹھ جائیں، کب تک سوتی رہیں گی؟ دیکھیں کتنا وقت ہو گیا ہے، سورج سر پر آ گیا ہے، آج آپ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ آشو حائفہ کے سرہانے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ حائفہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی جیسے وہ گہری نیند کے حصار میں ہو۔ اس کا ذہن ابھی تک اس جنگل اور سیاہ پرندے میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ جنگل کے بجائے اپنے کمرے میں تھی۔ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ حائفہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جناب امی نے کہا تھا کہ میری پیاری بیٹی اتنا کام کرتی ہے، تھک گئی ہوگی، مت جگاؤ اس کو، تو اس لیے جناب میں نے آپ کو اٹھایا نہیں تھا، آشو بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے خود نہیں معلوم میں اتنی گہری نیند کیسے سو گئی تھی۔ حائفہ جیسے اب بھی نیند ہی میں بولی تھی۔ وہ پھر سے اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ دیکھیں آپی کیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ نے جو کل ونڈ چائم لگایا تھا وہ شاید رات کو تیز بارش اور ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔
आशू ने टूटे हुए वन चाइम के टुकड़े दिखाते हुए उदास से लहजे में कहा। वन चाइम के टूटे हुए टुकड़े देखकर हाइफा को रात वाला सारा वाकया फिर से याद आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाजार जाएंगे तो वहाँ से नया वन चाइम ले आएंगे, ठीक है, उदास मत हो। हाइफा ने बहन का उदास चेहरा देखते हुए कहा। ठीक है आपी, आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर आशू कमरे से निकल गई। हाइफा ने उठकर मुंह हाथ धोया और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और उस ख्वाब और स्याह परिंदे के बारे में सोचने लगी कि वो कौन है जो पहले स्याह परिंदे और फिर एक इंसानी रूप धार कर उसके सामने आया। उसने जल्दी से तकिए के नीचे रखी उस शे को देखा जो उसे रात फुआरे के पानी में तैरती हुई मिली थी। आशू के दोबारा कमरे में दाखिल होते ही उसने वो शे जल्दी से दोबारा तकिए के नीचे रख दी। क्या हुआ आपी, आप बहुत चुप चुप हैं, तबीयत तो ठीक है? आशू ने नाश्ता करती हुई हाइफा को देखकर कहा। हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द है, कुछ अजीब सी बोझल सी तबीयत हो रही है, चाय पी लूँ तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बाबा और अम्मा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे हैं। हाइफा चाय पीते हुए बोली। अम्मा और बाबा खावर अंकल के घर गए हैं, उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे कि जल्दी वापस आ जाएंगे, आप आराम करें, मैं सारा काम कर लूँगी। आशू नाश्ते के बर्तन समेटते हुए बोली। अरे नहीं, अब इतनी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, चलो किचन में चलते हैं, देखें दोपहर के खाने में क्या पकाना है। हाइफा ने कहा। ठीक है आपी, आज मटर पुलाव और साथ मूंग और मसूर की दाल बना लेते हैं, कितने दिन से मेरा दिल कर रहा है मटर पुलाव खाने का, कैसा मेन्यू है? आशू ने कहा। आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो फिर दाल भिगो दो, मैं चावलों का मसाला बनाती हूँ। हाइफा ने आशू के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। दोनों बहनों ने मिलकर किचन का काम किया। आशू काम से फारिग होकर नहाने चली गई और हाइफा फुआरे के पास जाकर बैठ गई। फुआरे के पास बैठते ही उसके जहन के पर्दे पर रात को फुआरे में देखा मंजर याद आ गया। रात को स्याह परिंदे के उड़ते ही जब हाइफा वहाँ फुआरे के नज़दीक आई तो उसने फुआरे के पानी में जुगनू की तरह चमकते हुए आग के शोलों को देखा था। कभी पानी में भी आग जल सकती है क्या? मगर ऐसा हो गया था। हाइफा ने हाथ बढ़ाकर उन आग के शोलों को छू कर देखा तो हाथ लगाते ही वो यूं गायब हो गए जैसे वहाँ थे ही नहीं। तभी हाइफा के हाथ एक चमकती हुई चीज़ लगी जिसे उसने अपनी मुट्ठी में बंद किया। कमरे में आकर उसने अपनी मुट्ठी खोलकर उस शे को देखा। वो एक सोने की तरह चमकता हुआ छोटा सा पर था। ये वैसा ही पर था जैसा उसने उस स्याह परिंदे के परों में देखा था। क्या उसे किसी को उस स्याह परिंदे के बारे में बताना चाहिए? उस स्याह परिंदे की हकीकत क्या है? मुझे बाबा से बात करनी चाहिए या नहीं? ये सच है या फिर कोई ख्वाब? और मेरे ख्वाबों का उस स्याह परिंदे से क्या ताल्लुक़ है? हाइफा खुद से ही सवाल जवाब करते हुए सोचने लगी। शाम के साए ढलते ही मौसम फिर से खुशगवार होने लगा था। सुबह जिस सूरज की तपिश चुभ रही थी, अब उसके ढलते ही हल्की हल्की हवा सुकून दे रही थी। नीले आसमान पर सफ़ेद बादल एक दूसरे के संग उड़ रहे थे। तभी मशरिक की तरफ से वो स्याह परिंदा उड़ता हुआ आया और उस हवेली नुमा मकान की छत पर बैठ गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि दूसरा सुर्ख और स्याह परों वाला परिंदा भी वहीं पर आ गया। देखते ही देखते दोनों
پرندے سیاہ سائے میں تبدیل ہو کر انسانی روپ اختیار کر چکے تھے۔ تمہارا یہاں میرے پیچھے آنا ضروری ہے، جمیل نے کؤد کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تم مجھے بتا ہی دو، تم یہاں کرنے کیا آتے ہو؟